हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है एनआईटी सुसाइड्स कास्ट अ डार्क शेडो ऑन कैंपसेस इन इंडिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। द एलिग डेथ बाई सुसाइड ऑफ 4 स्टूडेंट्स एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र इन अ स्पैन ऑफ 2 months। कह रहा है कि 2 मंथ के अंतराल में, स्पैन मतलब ड्यूरेशन में, जो कथित रूप से 4 स्टूडेंट ने सुसाइड किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र में, हैज़ एक्सपोज उसने सामने ला दिया है येट अगेन दोबारा से द आइसोलेशन ऑफ हाइपर कॉम्पिटिटिव एकेडमिक इन्वायरमेंट्स। कह रहा है कि जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एकेडमिक इन्वायरमेंट्स है, पढ़ाई लिखाई वाला जो माहौल है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल है, उससे पैदा होने वाला जो अकेलापन है, आइसोलेशन है, उसको एक बार फिर से इन 4 सुसाइड ने एक्सपोज कर दिया है, दोबारा से समाज के सामने ले आए हैं। वेयर जहां पर डिस्ट्रेस गोज अननोटिस, डिस्ट्रेस मतलब जो पीड़ा है, दर्द है, एग्नी है, मिजरी है जो उनके अंदर, बच्चों के अंदर, वो कई बार अननोटिस्ड हो जाती है, मतलब हम उसको देख नहीं पाते हैं अनटिल इट कल्मिनेट्स इन ट्रेजेडी, जब तक वो एक बहुत ही ज़्यादा खराब घटना में चेंज नहीं हो जाती है। कल्मिनेट्स मतलब क्लाइमैक्स, कंक्लूड नहीं हो जाती है। डिस्पाइट सेवरल प्रोग्रेसिव इंटरवेंशंस इन रीसेंट ईयर्स, कह रहा है कि हाल ही सालों में बहुत से प्रोग्रेसिव हस्तक्षेप हुए हैं, मतलब पॉजिटिव तरीके से इंटरवेंशन किया गया है इन सब मामलों में, उसके बावजूद भी इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट 2025 डायरेक्टिव, जिसमें ये जो प्रोग्रेसिव इंटरवेंशन है, जो इंटरवेंशन किया गया है इन हाल ही के सालों में, मतलब इन सुसाइड के मामलों को कम करने के लिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो 2025 का डायरेक्टिव है, एक तरीके से निर्देश है, वो भी शामिल है। और वो क्या ऑर्डर था? टू इंस्टीट्यूशनलाइज मेंटल हेल्थ सपोर्ट अक्रॉस स्कूल, कि एक मेंटल हेल्थ सपोर्ट को लागू किया जाए, इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, मतलब एक तरीके से इस्टेब्लिश किया जाए स्कूलों में, कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में एंड कोचिंग सेंटर्स में। वॉट इमर्जेस इज अ पोर्ट्रेट ऑफ सिस्टमैटिक क्राइसिस, और जो सामने निकल के आया वो था कि किस तरीके से एक सिस्टम में प्रॉब्लम है, सिस्टमैटिक क्राइसिस है, इसका दृश्य जो है वो हमारे सामने आया है। वेयर एलाइट कैंपसेस बिल्ड ऑन अनरिमिटिंग प्रेशर, कह रहा है जहाँ पे ये जो एलाइट कैंपसेस हैं, प्रतिष्ठित कैंपसेस हैं, आईआईटीज़ के, एनआईटीज़ के, जहाँ पे लगातार एक कांस्टेंट प्रेशर बना रहता है। अनरिमिटिंग का मतलब होता है जो चीज़ कांस्टेंट हो, लगातार हो, एक लगातार प्रेशर बना रहता है। एंड कांस्टेंट स्क्रूटनी, और लगातार एक तरीके से जांच होती रहती है, स्क्रूटनी मतलब एग्जामिनेशन होता रहता है। ऑफन ओवरलुक द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ फेलियर, और इसी प्रोसेस में कई बार जो फेलियर की ह्यूमन कॉस्ट होती है, मतलब कोई व्यक्ति अगर इस एग्जामिनेशन या इस स्क्रूटनी में फेल हो जाता है तो एक तरीके से हमें ह्यूमन कॉस्ट जो होती है झेलनी पड़ती है, लोग सुसाइड कर लेते हैं और भी लोग अपनी जान ले लेते हैं, उसका ये जो ह्यूमन कॉस्ट है हम ज़्यादातर उसको इग्नोर कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं। द हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन has taken suo moto cognizance of the tragedies and initiated an inquiry। कह रहा है कि हरियाणा का जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसने अपने आप स्वतः ही संज्ञान ले लिया है। सू मोटो कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि किसी ने कुछ कहा नहीं, फिर भी उन्होंने अपने आप में ही संज्ञान ले लिया इन सारी जो ट्रेजडीज है, जो दुखद घटनाएं हैं उनके बारे में, और उन्होंने इंक्वायरी को इनिशिएट कर दिया, स्टार्ट कर दिया। Preliminary findings suggest reasons ranging from academic stress, financial distress, romantic rejection and debt due to online gambling। कह रहा है कि जो प्रारंभिक फाइंडिंग्स मिली हैं, सबूत मिले एक तरीके से, वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जो रीज़न है वो उसके रेंज अलग अलग हैं। मान लो कि किसी को एकेडमिक स्ट्रेस है, पढ़ाई लिखाई से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, किसी के सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को रोमांटिक रिजेक्शन है, मतलब प्यार व्यार में धोखा मिल गया है, और या फिर हो सकता है उसको रिजेक्शन मिल गया है इसकी वजह से, या फिर डेप्थ आ गई है, एक तरीके से पूरा पैसा गंवा दिया है ऑनलाइन गैम्बलिंग में। बट एनआईटी कुरुक्षेत्र इज नॉट एन आउटलायर इन दिस क्राइसिस। आउटलायर का मतलब होता है कि कोई एक्सेप्शन नहीं है, कि इस
इस क्राइसिस में, इस समस्या में एनआईटी कुरुक्षेत्र जो है वो कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। ओवर द पास्ट 15 मंथ, कह रहा है कि इन 15 महीनों में एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स की, एटलीस्ट जो 5 स्टूडेंट्स हैं हैव डाइड बाय सुसाइड, वो सुसाइड द्वारा उनकी डेथ हो गई है। कहाँ पर? एट बिट्स पिलानी, गोवा पर, गोवा कैंपस में। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी 2023 रिपोर्ट, कह रहा है कि एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार स्टूडेंट सुसाइड, जो स्टूडेंट द्वारा सुसाइड्स है, रीच द रिकॉर्ड हाई, वो एक रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया है। और कितना हुआ है? 13,892 सुसाइड हो चुके हैं। 65% इंक्रीज ओवर द पास्ट डिकेड। अगर हम पिछले दशक से तुलना करें तो 65% की बढ़ोतरी हुई है। द पाथ टू अ कोविटेड सीट एट एन आईआईटी और एनआईटी रन्स थ्रू ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड कोचिंग। कोविटेड का मतलब होता है प्रतिष्ठित, यह चीज़ जो चाहा जाता है, बहुत डिजायर्ड हो। कह रहे हैं जो ये रास्ता है, ये जो कोविटेड सीट है, जो बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा एक तरीके से चाहते हैं सीटों को आईआईटी और एनआईटी में, वो कई सालों की हार्ड वर्क और कोचिंग के साथ आता है। ऑफन बिगिन इन अर्ली एडोलेसेंस, और जो इसकी शुरुआत है वो जो किशोर अवस्था होती है उसके स्टार्टिंग में ही शुरू हो जाती है। मान लो कि 14-15 साल से ही जो है इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। इवन कह सकते हैं 16 साल के बाद जब लोगों का हाई स्कूल होता है तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। कुछ माँ बाप तो इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो क्लास 8 से ही बच्चों की आईआईटी के लिए कोचिंग ज्वाइन करा देते हैं। स्टूडेंट्स अराइव एट इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी हॉलोड आउट, कह रहा है कि जब बच्चा इतने सालों की हार्ड वर्क या कोचिंग के प्रोसेस से गुजरता है तो जब मान लो उसका सिलेक्शन हो भी जाता है आईआईटी एनआईटी में तो वो पूरी तरीके से थका हुआ आता है। हॉलोड आउट का मतलब होता है पूरा अंदर से खोखला होता है, थका होता है पूरे प्रोसेस से। स्टेपिंग इनटू अ सिस्टम दैट ऑफर्स लिटिल रिप्रीव, और वो एक ऐसे सिस्टम में आ रहा होता है जो शायद ही उसको किसी तरीके का रिलीफ दे या किसी तरीके की राहत दे। रिप्रीव मतलब राहत। मतलब देखो आईआईटी एनआईटी में लोग कोचिंग जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ तो ब्रिलियंट होते हैं, नो डाउट कुछ लोग ब्रिलियंट होते हैं एकदम, उनका मतलब वो पैदा ही होते हैं आईआईटी एनआईटी के लिए। मगर जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है या अबव एवरेज स्टूडेंट होता है, हमारे यहाँ की पढ़ाने वाली जो पूरी प्रोसेस वो ऐसा है कि ट्रिकबाजी से कोचिंग जो है कुछ कुछ टॉपिक को पढ़ा देती हैं और उससे उनका सिलेक्शन करा देती हैं। अब देखो एक गांव में रहने वाला व्यक्ति 5-6 लाख कोचिंग का नहीं अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो वो बच्चा शायद कभी प्रतिभा होने के बावजूद भी आईआईटी एनआईटी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, वो टीचर जानते हैं, वो आप कोचिंग जाओगे तभी वहाँ पर चीज़ों को समझ पाओगे। अकेले करने की कोशिश करोगे तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से वहाँ पे जो बच्चे पहुँच जाते हैं वो क्या कहते हैं, अपना पूरा क्या कहते हैं टैलेंट लगाते हैं, मगर वो कोचिंग की मदद से वहाँ पहुँच जाते हैं आईआईटी। मगर जब आप आईआईटी और एनआईटी पहुँचते हो तो वहाँ पे जो टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे आपकी कोई मदद करने वाला नहीं होता है। वहाँ पे आपके प्रोफेसर होते हैं मगर उस हिसाब से कभी भी मदद नहीं होती, आपको खुद अकेले बैठ के पढ़ना होता है, समझना होता है। तो जहाँ पे जब वो बच्चे फेल होते हैं आकर, क्योंकि अभी तक तो आपने ऑब्जेक्टिव ट्रिक से काम चला लिया, मगर आईआईटी एनआईटी में ट्रिक तो चलती नहीं है, तब वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो उनको जब इतने हार्ड प्रोसेस से तो आ रहे होते हैं मगर फिर से उनको लगता है अच्छा अब मुझे फिर से इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो वहाँ पे जाकर फेल हो जाते हैं। तो स्टेपिंग इनटू अ सिस्टम दैट ऑफर्स लिटिल रिप्रीव, मतलब एक ऐसे सिस्टम में आ रहे होते हैं जहाँ पे उनको बिल्कुल भी राहत नहीं मिलती है। ओवरलेइंग ऑल ऑफ दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सीट्स इन प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, और कह रहा है कि इन सब के ऊपर ये है कि इन प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, चाहिए आईआईटी हो गए एनआईटी हो गए, इनके यहाँ सीट की बहुत ज़्यादा कमी है। पॉसिबिलिटी का मतलब कमी, स्कार्सिटी, एंड इंक्रीजिंगली प्रिकैरियस जॉब मार्केट। और जो जॉब मार्केट है, मतलब इनके बाद आपने अगर पढ़ाई कर भी ली तो जो जॉब मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, अनसर्टेन है। प्रिकैरियस मतलब अनिश्चित है। द वे फॉरवर्ड डिमांड्स बोथ इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, कह रहा है कि जो आगे का रास्ता है वो जो इंस्टीट्यूशन है उनकी जिम्मेदारी की डिमांड करता है, एंड एन एम्फैथेटिक इमेजिनेशन। एम्फैथेटिक इमेजिनेशन का मतलब होता है कि लोगों की जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसको बहुत ज़्यादा गहराई से समझना, ठीक है। तो एक ऐसा क्या है, जो वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम है, वो जिस समस्या से गुजर रहे हैं उनको समझने की ज़रूरत है।
विद पीयर सपोर्ट नेटवर्क, और साथ ही साथ एक पीयर सपोर्ट नेटवर्क होना चाहिए, जो मतलब उनके साथी हैं उनका एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए जो लोगों जो अगर उनके बीच में कोई समस्या है तो वो उसको समझ सकें। एनोनिमस काउंसलिंग हेल्पलाइंस, एक ऐसी हेल्पलाइन होनी चाहिए, काउंसलिंग हेल्पलाइन होनी चाहिए जो अनआइडेंटिफाइड हो। एंड अ रीस्ट्रक्चर ऑफ द करिकुलम, और सिलेबस को दोबारा से रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है कि जो सिलेबस है करिकुलम में बहुत ज़्यादा टफ है तो उसको एक बार से फिर से रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। सेवरल IITs हैव बिगन टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट इज़ पॉसिबल, कह रहा है जो चीज़ पॉसिबल है वो कई जो IITs है उन्होंने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया है, दिखाना स्टार्ट कर दिया है करके। दीज मेथड्स, कह रहा है ये जो स्टेप्स हैं नीड टू बी कॉम्प्लीमेंटेड, इनको इनके साथ और भी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि विद रिफॉर्म्स, एक ऐसे बदलाव के साथ दैट एड्रेस चैलेंजेस ऑफ डाइवर्सिटी ऑन कैंपस, कि जो कैंपस में डाइवर्सिटी है मतलब विभिन्नताएं हैं उन वो जो समस्याएं हैं उसको लेकर उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, हैंडल करने की ज़रूरत है, बोथ इन टर्म्स ऑफ जेंडर। और कह रहा है कि जो डाइवर्सिटी है वो किस तरीके की हो सकती है, वो हो सकता है जेंडर के हिसाब की डाइवर्सिटी हो सकती है कैंपस में, या फिर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कि उनका जो सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड है उसके हिसाब से डाइवर्सिटी हो सकती है। तो उनके उससे उठने वाले जो चैलेंजेस हैं, समस्याएं हैं, उसको हैंडल करने की ज़रूरत है। द कन्वर्सेशन मस्ट ऑल्सो एक्सटेंड बियॉन्ड मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कह रहा है कि जो संवाद जो कन्वर्सेशन हो रहा है उसको उस मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और टू द एंजाइटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और अपॉर्चुनिटी को लेकर जो लोगों की एंजाइटीज है, जो चिंताएं हैं, उस तक संवाद होने की, उस टॉपिक के ऊपर कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, बातचीत करने की ज़रूरत है। मतलब जो लोगों को चिंता है कि उनको अपॉर्चुनिटी किस तरीके की मिलेगी, उनके जो फ्यूचर की चिंता है, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, उसको लेकर हमें अब बातचीत करना स्टार्ट करना होगा, ताकि लोगों को उतनी चिंताएं ना हो और ये जो सुसाइड वाले मामले हैं वो कम हो। ठीक है। विद इन द ऑथर्स फ्रेमवर्क, कह रहा है कि ऑथर का जो सिस्टम है, फ्रेमवर्क है, उसके अंतर्गत हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइटीज ऑफ अपॉर्चुनिटी, किस तरीके से जो ये नया कॉन्सेप्ट है एंजाइटीज ऑफ अपॉर्चुनिटी, रीडिफाइन द स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन, किस तरीके से जो पुराना तरीका था मेंटल हेल्थ में इंटरवेंशन करने का, हस्तक्षेप करने का, उसको किस तरीके से रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। बाई एक्नॉलेजिंग, इस बात को मानते हुए दैट साइकोलॉजिकल वेल बींग इज इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड टू द सोशियो इकोनॉमिक परसेप्शन ऑफ फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, कि जो साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा गहराई से जुड़ा हुआ है सोशियो इकोनॉमिक परसेप्शन, जो सामाजिक आर्थिक हमारा नज़रिया है फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट को लेकर उसको। हाँ, ये बात सही है कि लोगों की जो मानसिक स्थिति है वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा गहराई से जुड़ी हुई है, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। अगर लोगों को अपनी फ्यूचर की चिंता ज़्यादा नहीं होगी तो शायद उनकी जो मेंटल वेलबींग है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगी। तो ये जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। The author posits that students often arrive at premier institution already hollowed out, कह रहा है कि ऑथर ऐसा कहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में आते हैं वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा खोखले होते हैं, खाली होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंटरप्रेट दिस मेटाफोरिकल असर्शन, कह रहा है कि ये जो मेटाफोरिकल असर्शन जो एक तरीके से उसने कंपेयर किया है, इस सेंटेंस में कौन सा सबसे अच्छा तरीके से उसको बता रहा है। द फिजिकल लाइबिलिटीज, कह रहा है कि जो आर्थिक जिम्मेदारियां हैं एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग अर्ली एडोलेसेंस, वो उनकी किशोर अवस्था ही में ही काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से रिजल्ट इन डिप्लीशन ऑफ द स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, जो उनकी सोचने की क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है। ऐसा कहीं नहीं बताया गया। द ग्रूलिंग एंड प्रोटेक्टेड नेचर ऑफ द एडमिशन प्रोसेस इंड्यूसेस अ स्टेट ऑफ इमोशनल एट्रीशन प्रायर टू यूनिवर्सिटी एंट्री। ग्रूलिंग मतलब थका देने वाला, प्रोटेक्टर मतलब खिंचा हुआ। कह रहा है कि ये जो एडमिशन प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला और काफ़ी ज़्यादा लंबा जो प्रोसेस है, ये एक तरीके से जो भावनात्मक प्रक्रिया है उसको काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर देता है, थका देता है यूनिवर्सिटी एंट्री लेने से ही पहले। बिल्कुल सही बात है, यही उन्होंने पैसेज पढ़ा। हाँ, इनडायरेक्टली इसमें लिखा हुआ है कि वो पहले से ही हॉलोड आउट हो जाते हैं,
थक जाते हैं अंदर ही अंदर, खोखले हो जाते हैं जब तक ये एडमिशन पूरा प्रोसेस होता है। पहली बात तो जो प्रिपरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मान लो जेई मेंस हो गया, है ना, उसके बाद जेई एडवांस्ड हो गया, जो लोगों ने जेई मेंस निकाल लिया वो एडवांस में पहुंचते हैं। एडवांस में जाते फिर पूरा प्रोसेस होता है 2 महीने का, उसमें आपका एडमिशन होता है, अलॉटमेंट होता है, फिर अपनी फैमिली से दूर जाते हैं, उनका पूरा अलग तरीके का इन्वायरमेंट होता है, हॉस्टल में जाते हैं, हॉस्टल में लोग अच्छे मिल गए तो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, और भी उनकी लाइफ होती है टफ हो जाती है स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में, जब उनके साथ रैगिंग वैगिंग भी केसेस आते हैं, तो बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। हालांकि जो मैंने रैगिंग वाला बताया वो अपनी तरफ से बताया, पैसेज में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, पैसेज में इतना ही बताया गया था कि जो एडमिशन प्रोसेस है बहुत ज़्यादा थका देने वाला है, बहुत ज़्यादा लंबा है, तो जो पैसेज में दिया है हमें आंसर उसी हिसाब से देना है। What overarching sociological trend can be extrapolated from the National Crime Record Bureau statistics presented in the narrative? कह रहा है कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो स्टैटिक्स दिए हैं, जो डेटा दिए हैं, उससे हम क्या समझ सकते हैं कि किस तरीके का सामाजिक ट्रेंड जो है इस समय है। An escalation in student fatalities that mirrors the intensified competitive pressure of the previous decade. कह रहा है कि ये जो स्टूडेंट की फैटलिटीज़ जो डेथ बढ़ गई है वो ये दर्शाती है कि किस तरीके का कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है जो कि प्रीवियस डिकेड से चला आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एक तरीके से जो एस्केलेशन हो रहा है डेथ का, क्योंकि यहाँ पे एनसीआरबी रिपोर्ट में डेथ का आंकड़ा बताया था, चाहे 13,892 था, और ये बताया गया था कि 65% जो है वो प्रीवियस डिकेड से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। What does the author imply by the phrase anxiety of opportunities? ये anxieties of opportunities के लेकर क्या मतलब था ऑथर के हिसाब से? The excessive pressure to secure a admission into the premier coaching hubs? नहीं। The psychological distress related to future prospects and employment? हाँ, एक तरीके से मानसिक दबाव, एक तरीके से मानसिक परेशानियाँ कि फ्यूचर में जो क्या होने वाला है, जो एम्प्लॉयमेंट को लेकर उसमें जो लगातार एक मानसिक दबाव बना हुआ है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, उसके बारे में बताया था, एंजाइटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स, कह रहे हैं कि इन चारों सेंटेंस में कौन जो है वो सबसे अच्छा उसने द प्राइमरी टेंशन डिस्क्राइब इन द पैसेज, जो एक तरीके से प्रारंभिक टेंशन बताया गया है, प्राइमरी टेंशन बताया गया है पैसेज में, कौन सा सेंटेंस जो उसको सही से बता रहा है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्रेसिव लेवल डायरेक्टिव एंड द परसिस्टेंट कल्चरल इथॉस ऑफ अनरिमिटिंग एकेडमिक स्क्रूटनी। हाँ, एक तरीके से दो चीज़ों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, विवाद हो रहा है। वो ये है कि जो ये लीगल डायरेक्टिव्स हैं, जो प्रोग्रेसिव लीगल डायरेक्टिव्स हैं, एक तरीके से ऑर्डर हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में एक प्रॉब्लम आ रही है, और साथ ही साथ जो लगातार एक कल्चरल इथॉस है, कल्चर है, अनरिमिटिंग मतलब एक कांस्टेंट प्रेशर बना हुआ है, एकेडमिक स्क्रूटनी लगातार होती रहती है इन दोनों के बीच में। एक तरफ तो कोर्ट के आदेश आ रहे हैं कि इन सब चीज़ों को ठीक किया जाए, मगर ये जो प्रीमियर कॉलेजेस हैं, आईआईटीज़ हो गए, एनआईटीज़ हो गए, इनके यहाँ लगातार एक एकेडमिक स्क्रूटनी लगातार चलती रहती है जो लगातार थकाने वाली होती है, इसके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ, तो ये काफ़ी हद तक सही है। The divergence between the escalating national statistics of student distress and the localized inquiries conducted by state commission। अब ये इंक्वायरीज जो है वो कंडक्ट कराई जा रही है स्टेट कमीशन की, कहीं पैसा जब पूरा पड़ा है, गलत हो गया। The friction between the necessity of restructuring the technical curriculum and the requirement to maintain global engineering standard। अभी ग्लोबल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स की बात कहाँ आ गई कि रिक्वायरमेंट है कि हम ग्लोबल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स को बनाए रखें, और साथ ही साथ एक और फ्रिक्शन पैदा हो रहा है कि हमें ज़रूरत है कि हम अपने जो टेक्निकल कोर्स है उसको दोबारा से रीस्ट्रक्चर करें, इसकी ज़रूरत है। तो ये मेंटेन ग्लोबल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड इन्होंने अपने मन से डाल दिया, तो सी भी नहीं होगा। द डिस्पैरिटी बिटवीन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सीट्स इन प्रीमियर इंस्टीट्यूशन एंड द ड्यूडलिंग अपॉर्चुनिटीज़ विद इन द, कहाँ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सीट्स कहाँ पर है, बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है, पॉसिटी है ना, तो डी भी नहीं होगा, तो ए हमारा करेक्ट आंसर है। ये आज का क्लोज टेस्ट है, ठीक है, एक बार पढ़ के देखो फिर स्टार्ट करते हैं। बॉर्न डैश प्रिविलेज इन 1941, कह रहा है कि 1941 में पैदा हुई प्रिविलेज के साथ, प्रिविलेज मतलब कंफर्ट, अमीरी में पैदा हुई। ब्रिगेट रोज डगडले लुक्ड डेस्टाइन्ड फॉर अ लाइफ ऑफ कंफर्ट एंड डैश, जो डगडले थी ऐसा लगता था कि वो
मतलब उनका जन्म ही हुआ है कंफर्ट के लिए, उनकी जो लाइफ है वो निर्धारित है कि वो उनको कंफर्ट की लाइफ जीना ही है। टॉट बाई अ फ्रेंच गवर्नेंस, उनको शिक्षा मिली फ्रेंच गवर्नेंस से। एजुकेटेड एट एलाइट यूरोपियन फिनिशिंग स्कूल, और उनकी जो एजुकेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध एक एलाइट यूरोपियन फिनिशिंग स्कूल था, वहाँ से हुई। एंड उशर्ड इनटू अ हाई सोसाइटी एज अ डैश प्रेजेंटेड टू द क्वीन, और उनकी हाई सोसाइटी में उनको एक तरीके से लाया गया क्वीन के सामने प्रेजेंट करने के बाद। शी वॉज डैश फॉर अ लाइफ ऑफ कंट्री हाउसेज एंड सोशल ड्यूटी, उनको तैयार किया गया था जो कंट्री हाउसेज की लाइफ होती है उसके लिए, मतलब जो रूरल एक तरीके से एग्रीकल्चर लाइफ होती है वहाँ की उसके लिए, और सामाजिक ड्यूटी के लिए। इंस्टेड उसकी बजाय बाई हर मिड 30s, उनकी जो 35 या 36 साल की उम्र में, डगडेले हैड बर्न एवरी ब्रिज टू द वर्ड दैट मेड हर, उन्होंने सबसे नाता तोड़ लिया जो भी उनके साथ कनेक्शन था। बर्न एवरी ब्रिज टू द वर्ड मतलब जो उनके साथ कांटेक्ट में थे उन्होंने सबके साथ नाता तोड़ दिया जिन्होंने उनकी लाइफ को प्रभावित किया था या उनको बनाया था। शी गेव अवे हर इनहेरिटेंस, उन्होंने जितना भी उनका विरासत थी उसको छोड़ दिया था। स्टोल मनी फ्रॉम हर ओन फैमिली, अपनी फैमिली से ही पैसा चुराया था। हाई जैक्ड अ हेलीकॉप्टर टू अटैक अ पुलिस स्टेशन, एक हेलीकॉप्टर को हाईजैक कर लिया था पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक करने के लिए। एंड प्लेड अ सेंट्रल रोल इन वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्ट हिस्ट इन हिस्ट्री, और उन्होंने एक मुख्य रोल जो है निभाया था दुनिया की जो सबसे बड़ी आर्ट की चोरी थी उसमें। इट वॉज अ जर्नी, कह रहा है कि एक ऐसी जर्नी थी दैट वुड एंड, जिसका अंत हुआ विद डगडेले ने हेल्पिंग टू डेवलप बॉम्ब्स फॉर द IRA, जब वो IRA के लिए बॉम्ब्स को डेवलप कर रही थी तभी उनकी जर्नी का अंत हुआ था। IRA मतलब हो गया ये आयरिश आर्मी है उसके लिए। डगडेलेज रिजेक्शन ऑफ हर इस्टेब्लिशमेंट अपब्रिंगिंग बिगेन व्हेन एज अ डेब्यूटेंट, कह रहा है डगडेले ने अपने जो रिच सोसाइटी थी उसका जो पालन पोषण था उसको रिजेक्ट करना तब शुरू कर दिया जब उन्हें डेब्यूटेंट के रूप में पेश किया गया। शी डैश फ्रॉम इट्स सोशल रिचुअल एंड एक्स्ट्रा वेगेंस, उन्होंने एक तरीके से जो उनकी सामाजिक रिचुअल्स थे और एक्स्ट्रा वेगेंस मतलब दिखावा था उससे अपने आप को पीछे हटा लिया। शी वॉज पुश्ड रिलेक्टेंटली इन टू टेकिंग पार्ट इन द सीज़न, उनको एक तरीके से पुश किया गया बिना उनकी इच्छा के सीज़न में पार्ट लेने के लिए। और वो सीज़न क्या था? अ 6 month, एक 6 महीने का वर्ल ऑफ पार्टीज़ एंड इंगेजमेंट, एक चक्र था पार्टीज़ और इंगेजमेंट का। डिज़ाइन टू उशर 17 and 18 years old गर्ल्स ऑफ द राइट वेल्थ ऑफ बैकग्राउंड ऑन टू द मैरिज मार्केट, कि 17 से 18 साल की जो बच्चियाँ थीं या लड़कियाँ थीं उनको मैरिज मार्केट में घुसेड़ने का एक तरीका था जो कि एक अच्छे बैकग्राउंड और अच्छी वेल्थ के सिस्टम से आती थी। ठीक है, तो कह रहा है कि एक 6 महीने का मतलब तरीका होता था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टियाज होती थी, इंगेजमेंट होती थी, और जो 17-18 साल की लड़कियाँ होती थी उनको मैरिज मार्केट में डाला जाता था इसके ज़रिए। तो उनकी भी कभी भी इच्छा नहीं रही। तो ये क्या है, एक डगडेले हैं जो कि ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली में इनका जन्म हुआ था। बाद में उन्होंने उस फैमिली को छोड़ दिया था और फिर वो अपने ही एक तरीके की अपनी ही जर्नी में निकल गई थी। उसके बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर को हाईजैक किया, पुलिस के ऊपर अटैक किया, अपने घर से पैसा चोरी किया और आयरिश आर्मी के लिए बम बनाए। तो उनकी ऊपर ये जो जीवन गाथा थी उन्हीं की है। तो उस हिसाब से हम लोग अब फिल करते हैं। बॉर्न डैश प्रिविलेज इन 1941, क्या होना चाहिए? देखो ये एक फिक्स्ड ईडियम है कि आप किसी अच्छी रिच फैमिली में पैदा होते हैं तो एक तरीके से आपके पास वो विशेष स्थिति या विशेष अधिकार होते हैं। तो बॉर्न इनटू प्रिविलेज इन 1941 सबसे बेस्ट होगा। यहाँ पर एक फिक्स्ड ईडियम है। बॉर्न विद प्रिविलेज नहीं होता है, बॉर्न यहाँ एक थोड़ा सा अननेचुरल लग रहा है। बॉर्न विद टैलेंट हो सकता है, बॉर्न विद प्रिविलेज नहीं होता। बॉर्न इन प्रिविलेज नहीं यूज़ करते हैं। बॉर्न अमंग प्रिविलेज नहीं है। बॉर्न अमंग का मतलब है बीच में, किन्हीं ग्रुप के सेंस से आता है कि उनके बीच में पैदा हुआ, तो कोई बेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे फिक्स्ड ईडियम यूज होता है बॉर्न इनटू प्रिविलेज इन 1941। ब्रिगेड रोज डगडेले लुक डेस्टाइन्ड फॉर अ लाइफ ऑफ कंफर्ट, कह रहे हैं कि जो डगडेले की लाइफ थी वो कंफर्ट वाली होने वाली थी एंड कैसी होने वाली थी? प्रेस्टीज, सम्मान वाली होनी थी। अभी देखो एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी कि उनको 17-18 साल की लड़की की तरह देखकर उनको एक मैरिज रिचुअल जो उनके यहाँ उसमें डाला जाना था। बाद में उनको तैयारी भी कराई गई, ग्रूमिंग भी कराई गई उनको अच्छा पढ़ाया भी गया ताकि एक तरीके से वो समाज के लिए उनको तैयार किया जा रहा था, है ना।
एक अलग तरीके के जो रिचुअल्स थे, जो परंपराएं थी, उसके लिए तैयार किया जा रहा था। तो यहाँ पे सम्मान के लिए यूज़ नहीं कर सकते हम, प्रेस्टीज यूज़ नहीं कर सकते। कंफर्ट तो था उनकी लाइफ में क्योंकि वो एक रिच फैमिली से थी, मगर उनके सामने भी काफ़ी ज़्यादा रूल्स वाली लाइफ थी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो रूल्स होते हैं सोशल बिहेवियर के, सामाजिक कैसे आपको समाज में कैसे बिहेव करना है ना, तो उसको लेकर होता है, तो ये मतलब नहीं आ रहा है। कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है कि बिहेवियर। कन्वेंशन का मतलब होता है परंपरा, सोशल नॉर्म्स, ठीक है। तो बेस्ट यहाँ पे ये होगा क्योंकि आगे जो है कि उनको तैयार किया जा रहा था, जो सोशल परंपराएं थी, ट्रेडिशन थे, है ना, उसको लेकर। तो उनकी जो लाइफ थी वो कंफर्ट वाली थी और कैसी थी, कन्वेंशन वाली थी, सोशल नॉर्म्स वाली थी। तो डी यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट होगा। taught by a French governess, educated at elite European finishing schools and ushered into high society as a, उनको हाई सोसाइटी में लाया गया था किस तरीके से, क्वीन के सामने प्रेजेंट करके। अब क्या होगा यहाँ पर, हायरेस का मतलब होता है वारिश, इनहेरिटेंस, तो मतलब नहीं है। डेबुटेंट हो सकता है। नोबल वुमेन मतलब जो हाई क्लास की वुमेन होती हैं उनके लिए नहीं है। पैट्रिशियन का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा हाई क्लास के व्यक्ति होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ बेस्ट क्या होगा, डेबुटेंट। क्यों, पहली बात तो ये फिक्स्ड है कि वहाँ पे एक कल्चर होता है कि क्वीन के सामने जो डेबुटेंट होता है, जो एक तरीके से समाज में पहली बार पेश किया जा रहा है, जो नई लड़कियाँ होती हैं उनको क्वीन के सामने पेश किया जाता है, एक वहाँ का कल्चर है ना। तो उशर्ड इनटू हाई सोसाइटी, उनको हाई सोसाइटी में एक तरीके से मेंबर बनाया जाता है उनको, जब हम क्वीन के सामने उनको प्रेजेंट करते हैं। तो एक तरीके से जो नई लड़की होती है उनको बोलते हैं हम डेबुटेंट। तो एज अ डेबुटेंट प्रेजेंटेड टू द क्वीन, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। शी वॉज डैश फॉर अ लाइफ ऑफ कंट्री हाउसेज एंड सोशल ड्यूटी, उनको तैयार किया गया था लाइफ ऑफ कंट्री हाउसेज के लिए और सामाजिक ड्यूटी के लिए। प्राइम्ड का मतलब भी तैयार किया जाना होता है, मगर तुरंत तैयार करने से मतलब होता है यूज फॉर इमीडिएट रेडीनेस ना। ये अपब्रिंगिंग के लिए लोगों को बड़ा ही किया गया उस चीज़ के लिए नहीं यूज हो सकता ये। ब्रेड का मतलब होता है पाला पोसा गया, उतना परफेक्ट नहीं है। ट्यूटोरियल का मतलब तो बिल्कुल ही मतलब नहीं होगा। हाँ, ग्रूम मतलब किसी चीज़ को तैयार किया गया, काफ़ी ज़्यादा ट्रेन किया गया, है ना, ट्रेनिंग दी गई वैसी, किस चीज़ के लिए, फॉर अ लाइफ ऑफ कंट्री हाउसेज एंड सोशल ड्यूटी के लिए। तो डी हमारा करेक्ट होगा। Dagdale's rejection of her establishment upbringing began when, as a debutante, she dashed from its social ritual and extravagance. वो जो सामाजिक रिचुअल थे, तौर तरीके थे, उनसे उसने अपने आप को पीछे हटा लिया था, और जो दिखावा था पैसे का या समाज में अपनी प्रतिष्ठा का, उससे भी अपने आप को पीछे हटा लिया था। क्या होना चाहिए यहाँ पर, रिक्वायर का मतलब होता है अपने आप को पीछे हटाना, एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा घृणा करना, उससे आप अपने आप को अलग हटा लेना हो सकता है। क्रिंज का मतलब होता है कि डर के पीछे हटना, जैसे अगर मैं बोलूँ जैसे द डॉग क्रिंज इन टेरर, जो डॉग है वो डर के मारे पीछे हट गया, तो यहाँ पे डर की वाली बात नहीं है। शाइड का मतलब होता है अचानक से पीछे हटना, नहीं। डिफेक्टेड का मतलब होता है कि पार्टी को बदलना या फिर देश को बदलना, ठीक है, जैसे ये पॉलिटिक्स आर्मी ग्रुप के लिए यूज़ होता है। तो बेस्ट यहाँ पे ये नहीं होगा, तो बेस्ट क्या होगा, रिक्वायर्ड। शी रिक्वायर्ड फ्रॉम इट सोशल रिचुअल एंड एक्स्ट्रावेगेंस। अब ये पैराजम्बल है, एक बार खुद से ट्राई करो। S1 फिक्स है, S6 फिक्स है, हमें QPRS जो है वो सेट करना है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, एक बार खुद से ट्राई करो। इन 1978 कह रहा है कि 1978 में सर डेविड एटनबरो एंड हिज फिल्म क्रू अराइव्ड इन रवांडाज विरुंगा माउंटेन फॉर द ग्राउंड ब्रेकिंग सीरीज लाइफ ऑन अर्थ। डेविड एटनबरो और उनकी जो फिल्म क्रू मेंबर थे वो रवांडा विरुंगा माउंटेन में आए थे एक ग्राउंड मेकिंग सीरीज के लिए जिसका नाम था लाइफ ऑन अर्थ, ठीक। एज ही नियर्स हिज 100th बर्थडे, जैसे जैसे वो अपनी 100वें बर्थडे के करीब थे, न्यू डॉक्यूमेंट्रीज रीविजिट दिस अनफर्गेटेबल मीटिंग, जो नई नई डॉक्यूमेंट्रीज थी वो जो कभी ना भूलने वाली जो मीटिंग थी उसको दोबारा से रिविजिट कर रहे थे, दोबारा से दिखाई जा रही थी। टू टेल द स्टोरी को बताने के लिए, ऑफ व्हाट बिकेम ऑफ दैट गोरिल्ला फैमिली, कि उस गोरिल्ला फैमिली के साथ क्या हुआ था। क्या होना चाहिए अब S1 के बाद, टू रीच द ग्रुप ऑफ सर्वाइविंग माउंटेन गोरिल्लाज, वो जो गोरिल्ला माउंटेन के बच गए थे उनके पास पहुंचने के लिए।
द टीम हैड टू क्लाइम नियरली 10,000 फीट अप स्टीप 45 डिग्री स्लोप। जो टीम थी उसको 10,000 फीट की चढ़ी हुई पहाड़ी को चढ़ना पड़ा था, जो कि 45 डिग्री की स्लोप में था। ठीक है। देयर ओरिजिनल गोल, उनका जो ओरिजिनल गोल था वॉज क्वाइट सिंपल, वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल था कि टू फिल्म अ गोरिल्लाज थंब, कि वो एक गोरिल्ला का थंब को फिल्म करेंगे। टू डिमॉन्स्ट्रेट, ये दिखाने के लिए हाउ एप्स डेवलप, किस तरीके से जो गोरिल्ला है वो डेवलप हुए। द एबिलिटी टू ग्रिप टूल्स, उन्होंने डेवलप करी अपने अंदर जो क्षमता थी टूल्स को पकड़ने की। दिस अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर, कह रहा है कि ये जो अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर था, मतलब जो दोनों आपस में मिल गए थे, बिकम द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ हिज कैरियर, उनके कैरियर का वो बहुत सबसे ज़्यादा यादगार मोमेंट बन गया था। इलस्ट्रेटिंग, और वो ये दर्शाता है आर प्रोफाउंड कनेक्शन, कि हमारा कितना गहरा नाता है विद द नेचुरल वर्ल्ड। हाउएवर, हालांकि द मिशन इवॉल्व इनटू अ फेमस इनकाउंटर, कह रहा है ये जो मिशन है वो चेंज हो गया था एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध इनकाउंटर में, वेयर अटनबोरो, जहाँ पर अटनबोरो ने शेयर्ड अ क्लियरिंग विद प्लेफुल गोरिल्लाज, एक प्लेफुल जो गोरिल्लाज थे, जो खेलते हुए गोरिल्लाज थे, उनकी चीज़ों को साझा किया था, शेयर किया था। क्या होना चाहिए S1 के बाद? देखो यहाँ पे सर डेविड एटनबोरो, उनके जो फिल्म क्रू मेंबर थे, वो माउंटेन में गए थे अपनी लाइफ ऑन अर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सीरीज के लिए। मगर हुआ क्या कि उनका जो ओरिजिनल गोल ये था कि फिल्म को गोरिल्ला थंब मतलब को फिल्म करेंगे और लोगों को दिखाएंगे किस तरीके से इनके अंदर क्षमताएं, जो मतलब एबिलिटी है वो डेवलप हुई है टूल्स को पकड़ने की। क्यों हो गया? अब इन गोरिल्लाज के पास पहुंचने के लिए इनको चढ़नी थी चढ़ाई 10,000 फीट, जो कि 45 डिग्री स्लोप में थी, तो QP हो गया। हालांकि अब कह रहा है कि ये जो मिशन था वो एक फेमस इनकाउंटर में चेंज हो गया, जहाँ पे एटनबोरो ने खेलते हुए गोरिल्ला की जो चीज़ें थी उसको साझा करी, QPS। और कह रहा है ये जो अनएक्सपेक्टेड इनकाउंटर था वो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट बन गया उनके कैरियर का, तो QPSR। S6 तो फिक्स है ही, तो A हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश SSC के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।